वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह 32 बिहार जुडिशियल इंटरव्यू का पार्ट 10 है। इससे पहले के सभी पार्ट आप जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके अलावा हम लोगों ने पिछली बार बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू, उसके भी 72 75 ऐसे ही वीडियोज हैं। तो कहने का मतलब कि अगर उनको भी आप देखते हैं तो एक बना बनाया इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बैंक विथ आंसर आपके पास हो जाएगा। हम लोग इस बार मॉक जो करा रहे हैं, तो एक तो मॉक हो गया, 1-to-1 सेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डिस्कशन हो गया। बिकॉज आप सही आंसर तब तक नहीं बोल सकते जब तक उसकी क्लैरिटी और उसकी जानकारी ना हो। जानकारी होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि इफेक्टिवली बोलने में आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही होंगी। तो अब कुछ लोग मिरर प्रैक्टिस करते हैं, तो मिरर प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी बात है, उससे फायदा होगा ही। लेकिन मिरर प्रैक्टिस आप तब करेंगे जब करेक्ट आंसर क्या और कैसे बोलना है आपको पता हो। अगर आपको यही पता नहीं है कि क्या और कैसे बोलना है, तो मिरर प्रैक्टिस फिर कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। उसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग सेशन, डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, बिहार जे का इंटरव्यू अलग, एक इनफॉर्मल पार्ट, दूसरा फॉर्मल पार्ट। इनफॉर्मल पार्ट में आप जज क्यों बनना चाहते हैं, एलएलबी आपने क्यों किया, ऐसे इस तरह के तमाम सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मल में सब्जेक्ट से आईपीसी, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, टीपी, ऐसे तमाम सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉजिटिविटी, वो तौर तरीके काफ़ी मायने रखते हैं। तो हम लोग पिछले इंटरव्यूज में 30th में, 31st में, 29th में, 28 में, इनमें क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए, इन इसके इर्द गिर्द ही आपका इंटरव्यू होगा। कोई नया क्वेश्चन होने के चांसेस नहीं होते, पिछला जैसे चलता रहता वैसे ही आप इनके सारे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आप नहीं जानते। लेकिन वो जब आप खुद भी बोल के देखें तो आप समझेंगे कि बोलने में फ्लुएंसी, कंसिस्टेंसी थोड़ी अगर कम है, तो मिरर प्रैक्टिस आपको करेक्ट आंसर पहले जानना पड़ेगा, फिर मिरर प्रैक्टिस, डिस्कशन वगैरह हो, ट्रेनिंग वगैरह दी जाए तो और भी बेहतरीन, और भी फायदा होगा आपको। तो ये पार्ट 10 है। अगर आप कैंडिडेट हैं तो हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पे आप अपना नाम और 32 बिहार जे इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको कुछ औपचारिकताओं के बाद, जैसे एडमिशन फॉर्म वगैरह भरना होगा, उसके बाद इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। और अगर आप कैंडिडेट नहीं है तो जो आपकी जानकारी में अगर कोई अन्य आप कैंडिडेट हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आइए देखते हैं पार्ट 10। रिकॉर्डिंग ऑन की जा चुकी है। ठीक है, वो मैं भी ऐसा ही था अपने स्टूडेंट लाइफ में। जब तक एकदम टाइम बहुत नज़दीक ना आ जाए तब तक ऐसी चीज़ें होती रहती थी। इंटरव्यू इज, आप असल में जो हम लोगों का पिछला जो सेशंस हुआ, तो इंटरव्यू में कोई भी सवाल नहीं होता जिसको आप नहीं जानते। सारे स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करके पहुंचे होते हैं और सभी जानते हैं, एवरी स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर। लेकिन उस आंसर को हम कंसिस्टेंट तरीके से और फ्लुएंट तरीके से कैसे बोल पाएंगे, वो बड़ा मायने रखता है। उन्हीं चीज़ों को थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ा मॉक से उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता। इंटरव्यू इज द मोस्ट इजीएस्ट जॉब।
इंटरव्यू में कुछ खास वैसा नहीं होता जिसके लिए पैनिक करने की जरूरत है। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में इन सारी चीज़ों की, इनफॉर्मल पार्ट की काफ़ी चर्चा करी है। चीज़ों को रिपीट कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। जो चीज़ें बता दी गई हैं उनको ज़रूर आप याद रखेंगे और उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस होंगे। आज आपको बीएनएस से कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और जो ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए you need to study the whole syllabus, section, each and every section. Let's never into the interview. आज हम लोगों ने कितने नंबर से क्वेश्चन पोस्ट किया था ग्रुप में? आज हम लोगों ने यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ? जस्ट लेट मी ऐड। तो हम लोग स्टार्ट करें अब मॉक। अब मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष, मनीष कुमार, शायद आवाज नहीं आ रही। चलिए, एनीवे, द क्वेश्चन इज, आपसे अगर मैं पूछूं कि हम लोग बीएनएस में पढ़ते हैं बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ इन टर्म्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, व्हाट इज दैट बाउंड बाय लॉ? यह संकेत बताइए। सर, हेलो, यस यस यस, वेरी वेल ऑडिबल। जी बताइए। सर, बाउंड बाय लॉ इन दिस सेंस द पर्सन हैज टू कंप्लाई विद इट। द पर्सन हैज नो डिस्क्रिएशन एट ऑल, बट इन द जस्टिफाइड बाय लॉ द पर्सन हैज डिस्क्रिएशन whether he has to comply with or not. एनीबडी एल्स? आप में से और कोई आंसर देना चाहते हो? यस देवाशीष, आप बताइए। सर, बाउंड बाय लॉ में सर कोई पर्सन लॉ के अंदर या फिर लॉ के द्वारा बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है वो सर, तो उसे वो उसकी वो ड्यूटी है वो फॉलो करेगा, या पर्पस जो उसका पर्पस है जिसके लिए वो उसको कंप्लीट करेगा। और सर जस्टिफाइड बाय लॉ में सर सर्कमस्टांसेस वैसे होते हैं जहां पे हमें एक प्रिविलेज दिया जाता है कि हम एक स्पेशल सर्कमस्टांस अगर होगा तो हम उस राइट को या फिर प्रिविलेज है उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस प्रज्ञा, आप बताइए। जिनको भी जवाब देना हो वो हैंड रेज कीजिएगा। Yes, sir. जी So bound by law, it says that when a person is bound by law to do something, जैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर को कोई वो बाउंड बाय लॉ है किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए, सर तो वहां पे वो कोई ऑफेंस नहीं करेगा अगर वो किसी को अरेस्ट कर रहा है तो जस्टिफाइड बाय लॉ ये होता है कि एक पुलिस ऑफिसर, जस्ट रीथिंक, एक पुलिस ऑफिसर वो एक क्रिमिनल को अरेस्ट करना है और वो अरेस्ट करता है, तो इज दिस अरेस्ट कनेक्टेड विथ बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ? पुलिस ऑफिसर इसलिए अरेस्ट करता बिकॉज ही इज बाउंड टू अरेस्ट,
और इसलिए अरेस्ट करता है कि ही हैज ए जस्टिफिकेशन टू अरेस्ट। चलिए, ये बहुत ही डीप एस्पेक्ट है, इंटरव्यू में इतने डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, मैं इसका आंसर आपको बता दूं। आप लोग देखिए, मैं बस आपसे प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग सवाल को ध्यान से सुनिए। ये तारीफ के तौर पे नहीं, ये हम लोगों की आन शान और जान है। हम लोग हवाई क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जिसका हर कोई आंसर दे सके। तो ये तो आप खुद भी कर लेंगे। अगर वो सारी चीजें पूछ के हम आपका टाइम पूरा कर दें, तो दिस इज नथिंग लेस देन स्टूपिडिटी, दिस इज नथिंग लेस देन नॉनसेंस। तो हम लोग जो सवाल पूछते हैं उनका कुछ लेवल और स्टैंडर्ड होता है, वो अलग हट के होता है। इन सवालों को अगर आप करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है आपका। हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ इन टर्म्स ऑफ BNS, इन टर्म्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप में से किसी ने अभी तक गुड फेथ बोला है? गुड फेथ को आप अगर डिलीट कर दें तो क्या कोई एग्जिस्टेंस रहेगा बाउंड बाय लॉ या जस्टिफाइड बाय लॉ का? मुझे बस छोटा छोटा आंसर दीजिए इसी चीज का। अगर एक शब्द है गुड फेथ, अगर ये हटा दें हम, तो क्या कोई एग्जिस्टेंस रहेगा इसका? सर, गुड फेथ का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और आप में से जिन बच्चों लोगों ने आंसर, देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ी आपकी खिंचाई करता हूं तो आप उससे मायूस मत होइएगा। आप यहाँ पे बेहतर करने के लिए आए हैं, और जब तक मैं आपकी गलतियां नहीं बताऊंगा तो फिर बेहतरी होगी कैसा? मेरा सिंपल सा काम है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करना है और उनको दूर करना है। और ये बहुत ही सिंपल काम होता है एक टीचर का। टीचर कोई साइंटिस्ट नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ टीचर आई एम, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव फर्मली। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बाउंड बाय लॉ, ऐसे क्वेश्चन में आपको कौन सा फेथ कंपल्सरीली, मैंडेटरीली बोलना है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ? व्हाट डू यू मीन बाय गुड फेथ? Due care and caution is taken by the person while doing that. सारा सर सेम सर, ड्यू केयर एंड अटेंशन में जो भी काम किया गया है उसको गुड फेथ कहते हैं। आज मैंने तुम्हें मॉर्निंग में कॉल भी किया था, कॉल बैक भी नहीं कर पाया तुम। हाँ सर, वो मैं कॉल बैक नहीं कर पाई, रिचार्ज नहीं था सर, इसीलिए। अच्छा खैर, सॉरी। ये मॉडरेटर वन सोमा यू देयर? सोमा, Yes sir. सोमा थोड़ा सारा से आप मॉडरेटर हो, और सारा, सोमा इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। आप सभी लोग हमारे लिए, हाँ, तो आप सारे लोग, यू ऑल आर माई हार्ट एंड सोल। मैं इंडिविजुअली और पर्सनली थोड़ा टाइम प्रेशर है, नहीं उतना हम कर पाएंगे। आप लोग आपस में टाई अप करके, और सारा तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो, जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा। और इसीलिए मैं ओपनली क्लास में, और इसीलिए तुम्हें फोन भी किया था हालचाल जानने के लिए कि मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा। बच्चे लोगों का हम ख्याल रखते हैं, जो भी हमें समय मिलता है हम कॉल भी करते हैं, इंडिविजुअली और पर्सनली भी। तो खैर चलिए, गुड फेथ बताइए सारा। Sir, any work done in a with due care and attention, that is called good faith.
अंजू बाला, Good evening, sir. यस गुड इवनिंग, बताइए। Good faith means any act which is done with a due care and caution is called good faith. हम्म। और कोई आंसर देना चाहेंगे गुड फेथ का? Yes, sir. Same meaning है, but क्या there language start करेंगे तो clear को देखो. Nothing is got to be done in good faith unless it is done with due care and caution. ड्यू केयर, केयर एंड कॉशन लिखा हुआ है या केयर एंड अटेंशन लिखा हुआ? सर ये ड्यू केयर एंड डिलिजेंस लिखा हुआ है। ड्यू केयर एंड डिलिजेंस, डिलीजेंस लिखा हुआ। कब पढ़ा लास्टली आपने? अटेंशन लिखा हुआ है सर, अटेंशन लिखा हुआ है। आप सीए क्या काम करता? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप यहाँ पे एक शब्द टर्मिनोलॉजी के तौर पे सीए, ये जो डेफिनेशन है ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो सी ए आप याद रखें, सी ए मतलब केयर, ए मतलब अटेंशन। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां अक्सर स्टूडेंट से गलतियां होती हैं और इंटरव्यू बोर्ड के लिए ये हॉट चॉइस है पूछना कि गुड फेथ। पुराने वाले में सेक्शन 52 था, नए वाले में सेक्शन 2 का सबसेक्शन Subsection 11. तो देखिए मिस्टेक के बारे में कहा जाता है, मिस्टेक इज बाय डिजाइन और मिस्टेक इज विदाउट डिजाइन। By design. कहा जाता है मिस्टेक इज स्लिप ऑफ माइंड विदाउट डिजाइन या बाय डिजाइन। पहले इसका विदाउट डिजाइन होगा सर, अगर विदाउट डिजाइन नहीं होता तो ये मिस्टेक नहीं है। रामप्रीत उल्टा बोल गया। The mistake is always by mischance and not by design. हाँ, तो आपने क्या कहा था? शायद इफ आई एम करेक्ट, हो सकता है कि मुझे भी सुनने में मिस हियरिंग हो गया हो। तो आपने बाय डिजाइन कहा था या विदाउट डिजाइन का, क्या कहा था आपने? By design, sir. तो बाय डिजाइन कहना सही है गलत है? गलत है सर। तो देखिए आप मिस्टेक करें और वो भी किसी को इंजरी हो जाए और वो ऑफेंस नहीं हो, तो ये अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है। तो मिस्टेक अ फैक्ट इन गुड फेथ when the person believes himself to be bound by लो हाँ। अब एक लाइन का मैंने आंसर दिया आपको, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आप लोग सुनिएगा और सुन के आप फिर से बोलिएगा वैसा। मिस्टेक is slip of mind not by design, and if the mistake is in good faith, and while doing so the person, ये थोड़ा मैं लंबा बोल गया, पहले वाला ही सही था, पहले वाला मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं किताबों से पढ़ाता नहीं, जो नेचुरल फ्लो होता उसी सेंस में पढ़ाता। आप में से किसी कोई रिकॉल कर रहे हैं कि अभी जस्ट पहले क्या बोला था हमने? प्यारा सा क्यूट सा बहुत छोटा सा आंसर था, एक्सीलेंट था वो आंसर। आपको देखिए, आपका एक्सीलेंट आंसर तभी होगा जब कुछ इंग्रेडिएंट रखेंगे। एक आपको गुड फेथ रखना है, दूसरा मिस्टेक रखना है,
while committing mistake the wrongdoer believes himself to be bound by law, so no offense is made out. क्योंकि लैंग्वेज है नथिंग इज एन ऑफेंस। तो ये 2-3 चीजें को मिला के आपको एक मीनिंगफुल पर्पसफुल सेंटेंस बनाना। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये ट्राई एक आदमी को। सर माफी चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए। हाँ सर ये 2 पार्ट में डिवाइड है, मुझे जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। एक बॉन्ड बाय लॉ है, बस उसके बाद तो एक और लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि मिस्टेक, लेकिन वो क्या है कि वो बॉन्ड बाय लॉ नहीं है, बट वो अपना कुछ यूज करता है बॉन्ड बाय लॉ टू यूज सिंपल इन अ गुड वे, प्लस यूज बॉन्ड बाय लॉ तो वो करता है। एक्चुअली वो बॉन्ड नहीं है। तो अगर हम लोग से अगर क्वेश्चन से क्लियर किया जाता है कि बॉन्ड बाय लॉ जस्टिफाइड, तो हम लोग की बॉन्ड बाय लॉ को ही मतलब लेकर चलेंगे। तो इनके सेकंड पार्ट को भी इंक्लूड करना सही रहेगा। मतलब कि 76 में किया हुआ, आगे तो 14 है। देखिए, आपसे कलेक्टिवली क्वेश्चन था बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। तो लॉ इज समथिंग for the compliance of which a man thinks himself to be bound by law. तो जैसे कि एसएसपी ने अपने कांस्टेबल को कहा कि अरेस्ट हिम। अब कांस्टेबल के लिए एसएसपी का ऑर्डर, देयर इज सम बाइंडिंग फोर्स। कोर्ट ने वारंट दिया एक पुलिस ऑफिसर को कि जाइए इनको अरेस्ट करके लाइए। फॉर दैट पुलिस ऑफिसर it is for him, it is bound by law. हम लोग अभी 1 by 1 बाउंड बाय लॉ को कर लो। तो what is the actual meaning of bound by law? That means एक लीगल फोर्स हो, and a man by virtue of the operation of law is bound to do so. अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एसएसपी अपने कांस्टेबल को कहता है कि इस महिला को ले चलो अंदर और इसका रेप करो। तो एसएसपी का जो ऑर्डर है कि इस महिला को ले चलो अंदर और इसका रेप करो, तो क्या वैसी स्थिति में तो कांस्टेबल इज ही बाउंड बाय लॉ? नहीं ये जस्टिफाइड पे जंप मत कीजिए, ये अभी बाउंड बाय लॉ पे है। ये ना ही नो डिफेंस को लेवल है, ये ना ही गुड फेथ में है, ना ही बाय बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ हैज नो एप्लीकेशन into the illegal act if the act is prima facie illegal. एक मैक्सिम है रेस्पोंडिएट सुपीरियर, मतलब ये एक डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन के लिए कि कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ योर सीनियर्स। तो इफ द ऑर्डर ऑफ सीनियर इज इलीगल, आर यू बाउंड टू कंप्लाई? So this section has no application in case of illegal order, so far as bound by law is concerned. Bound by law has no special meaning. Bound by law means by virtue of law, a man thinks himself to bound by law to do those acts. इसमें बाउंड लिखा हुआ और उसमें जस्टिफाई लिखा हुआ, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड। तो हम लोग चूंकि जस्ट शॉर्ट में हम लोगों को इन चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना है। अगर ज्यादा तूल हम देंगे हम लोग, और वो भी इंटरव्यू के दौरान, और कुछ मिस्टेक वहां पे हो गया, तो फिर लकीर की फकीर आपका आंसर गलत होगा।
सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना. By virtue of law, a man thinks that. he is bound to do those acts by application of law. For example, court issues arrest warrant and hand it over to a police officer to execute it. Command of senior officers. So there is a legal बाइंडिंग फोर्स. हालांकि मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं. बाउंड बाय लॉ पूछा जाता, जस्टिफाइड बाय लॉ भी पूछा जाता है. तो आपको केवल बाउंड बाय लॉ बता दीजिए और गुड फेथ बता दीजिए, तो वही आपका बेहतर आंसर है. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ. तो बाउंड बाय लॉ, दिस सेक्शन इज इनैक्टेड टू इंश्योर obedience to the lawful order of superior officers. अब मान लीजिए मॉब है, वायलेंट हो रही है और सीनियर ऑफिसर ने कहा कि फायरिंग कीजिए, पर सिपाही सोचे कि नहीं हम फायरिंग नहीं करेंगे, हत्या हो जाए या हम पे मुकदमा बनेगा. तो क्या कोई सिस्टम चल पाएगा? This section is enacted to ensure compliance of the lawful order of the superiors. Law mandates it. ऐसे ज्यादा नहीं इंटरव्यू, ये बहुत कुछ हम लोग कर चुके हैं इसमें. Yes, Ankit. Now have you any doubt? आपने actually I read it in detail sir. This case था कि राज कपूर का लक्ष्य 1979 का केस है. इसमें डिटेल्स में ऑन द सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिस्टिंक्शन दिया था कि जब बॉन्ड बाय लॉ होंगे तब जस्टिफाइड बाय लॉ. मैंने बोला था सर स्टार्टिंग में केस नंबर 30 है, मैंडेटरी हैव टू फॉलो बॉन्ड बाय लॉ. जस्टिफाइड बाय लॉ क्या होता है? आप मिक्सअप, जस्ट 1 सेकेंड, मिक्सअप यहाँ पे अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट पे हैं, बाउंड बाय लॉ. जस्टिफाइड बाय लॉ मीन्स द पर्सन, द अक्यूज थिंक हिमसेल्फ दैट देयर इज ए लीगल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग दोज थिंग्स. दोनों को एक साथ, चूंकि हम लोग लिमिटेड पोर्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं बाउंड बाय लॉ पे, इसको एक बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए. तो सो फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न बाउंड बाय लॉ, इज दैट ओके नाउ? बताइए अंकित. अब देखिए, एक इंटरव्यू में एक में बहुत अच्छी चीज, मैं पिछले कई सालों से लगातार इंटरव्यू बोर्ड की साइकोलॉजी क्या होती है, वो क्यों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपने जो जवाब दिया फिर आगे उनसे, क्योंकि आप इंटरव्यू दे के आएंगे, स्वाभाविक है कि हमारी आपकी बातचीत होगी. इंटरव्यू से पहले भी कई बार क्लासेज में और इंटरव्यू के बाद भी मैं इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट से बात करता, उनसे पूछता कि क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे जवाब दिया. ये मैं एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ सालों से, बहुत दिनों से. तो हमारा भी एक प्रयास है टू डिसिफर द साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू बोर्ड. ठीक है, बाउंड बाय लॉ को आपने एक्सप्लेन कर दिया और केस लॉ भी दे दिया. एक पुरानी कहावत है, अपने सारे पत्ते खोलना. समझदारी है? नहीं सर. मतलब आप जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही वहां पे जवाब दीजिए. आपसे बाउंड बाय लॉ पूछा गया, आपने बाउंड बाय लॉ को एक्सप्लेन कर दिया.
अगर उसके बाद अगर उनको भी मौका दें कि वो आपसे पूछें कि कोई केस इससे संबंधित, तब आप बताएं। आपसे बाउंड बाय लॉ पूछा जा रहा है और आप इसमें केस लॉ भी। आर यू अपियरिंग इनटू मेंस और फेसिंग द इंटरव्यू? आप अपने आंसर को अगर अननेसेसरी लंबा करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड के पास बहुत टाइम होता है या दे आर ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम? आई डू नॉट नो, आप बताइए मुझे। इंटरव्यू बोर्ड के पास हमेशा शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है या प्लेंटी ऑफ टाइम होता? क्या होता? तो शॉर्टेज ऑफ टाइम होता तो आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आप जवाब दीजिए। आप वहां सवालों का जवाब दे रहे हैं या आप वहां उनको आर यू टीचिंग देम? अननेसेसरी डिटेल्स देना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो ज्यादा बोलते हैं वहां पे उनका इंटरव्यू कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित होते हुए। अब वहां अंदर रूम के अंदर क्या होता है, ये दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन माय इंफॉर्मेशन व्हाइल टॉकिंग विथ मेनी स्टूडेंट्स। तो मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों ने जरूरत से, राघवेंद्र जी म्यूट कर दीजिए, बहुत साउंड आ रहा। तो जिन जिन लोगों ने जरूरत से, तो आपको मैं बस इतना ही समझा रहा हूं कि तर्कस के सारे तीर छोड़ देना एक ही बार में, अपने सारे पत्ते खोल देना, ये समझदारी नहीं हो सकती। सिंपली बाउंड बाय लॉ, आप बाउंड बाय लॉ बताइए। डोंट ट्राई टू शो कि व्हाट यू नो। ये बड़ा अजीब सा लगेगा खुद को ये प्रेजेंट करना कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। आपको उनके सामने प्रेजेंट करने की जरूरत है या वो आपके बोलने के अंदाज से समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं? आप उन्हें इस बात का फील कराना चाहते कि आप कितना जानते हैं, या वो आपके बोलने के तौर तरीके से वो जज कर लेंगे? बताइए, लेट मी नो, एटलीस्ट आई नीड टू नो द आंसर फ्रॉम यू। मेरी बातों से आप सहमत मत होइए। डोंट ट्रस्ट मी विथ क्लोज्ड आई। आप लॉ स्टूडेंट है, आपकी ताकत है, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपका अधिकार है। यू मे डिसएग्री विथ मी इवन, डोंट ट्रस्ट मी विथ क्लोज्ड आई। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि वो लोग जो इतना एक्सपीरियंस होता है, आप क्या जानते और कितना जानते, ये उनको एहसास कराने की जरूरत है या वो आपके बोलने के तौर तरीके से समझ जाएंगे? बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। क्या प्रज्ञा, आप बताओ। तो बोलने के तरीके से वो जज करेंगे। देखिए, अगर आप उनको एहसास दिलाना चाहेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उससे मैंने देखा है कि जो उनकी नेचुरल सिंपैथी है वो आप लूज कर देंगे। फिर वो अपने रंगत में आके खिंचाई करना, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना, फिर वहां से कहानी दूसरी हो जाती है। इस बात को समझिए। आप सिंपल सिंपल आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल जितना पूछा जा रहा है टू द पॉइंट, स्पेसिफिक। आपका बहुत ही स्मूथ इंटरव्यू और अच्छे नंबर ही आते। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं और आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या और जानते हैं। आप ही बताइए, आप अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने जो पूछा नहीं और कैंडिडेट आपको जबरदस्ती वो चीजें बता रहा है, तो आपको कैसा फील हो? क्या आप उससे अच्छा समझेंगे या इरिटेटेड महसूस करेंगे?
अंकित, माइंड नहीं करना, आई मे बी रॉन्ग। मैं तो पहले ही कहता हूं कि डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। मैं तो हमेशा आपको इस बारे में मैं उस बात पे नहीं, मैं दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि आइदर यू फॉलो मी और यू डोंट फॉलो मी। आई हैव ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखते हुए एज ए लॉ स्टूडेंट, अगर ये उन्होंने पूछा नहीं और हम उन्हें बताने लगे केस लॉ, तो इट विल अमाउंट टीचिंग देम, और उसे जो नेचुरल सिंपैथी होती है उनकी, तो वो सिंपैथी लूज करने का डेंजर हो जाता। मैंने बहुत काम किया, बहुत सालों से देखते आ रहा हूं, हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। तो जहां तक, अब देखिए मैं भी इंसान हूं, मेरा भी ओपिनियन गलत हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं लकीर का फकीर हूं, गलतियां मेरे से भी हो सकती है। लेकिन जो मैंने महसूस किया, जो स्टूडेंट सोई होते हैं तो उनके साथ ये खतरा सबसे ज्यादा है, लेस देन 35। और फिर वो एक ऐसा होता कि अरे वो तो इतनी अच्छी तैयारी थी, उसको जानबूझ के ऐसे कर दिया गया। दिस रूल 35% रूल, पर्सनली आई एम नेवर इन फेवर ऑफ सच ए रूल। लेकिन चलिए, अब जो भी उनका स्टैंडर्ड है, जो भी उनका विजडम है, उसके हिसाब से अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है वो करने का। तो एनीवे, अब ये ज्यादा हो गया। अब नाउ कम बैक टू जस्टिफाइड बाय लॉ। एक क्वेश्चन रह गया, compliance of the order of superior can negate the offense or mitigate the, it may be a ground of mitigation of the offense. सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में जो बाउंड बाय लॉ लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा कि डेट इज फॉर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर्स। तो ये जो थीम है कि कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, इज इट ए कंप्लीट डिफेंस और इट इज ए पार्शियल डिफेंस? So it can only be a mitigating factor for lesser prison punishment. Yes. Rampreet, you have said perfectly correct. Yes, sir. It can be taken as only a mitigating factor for the lesser punishment. इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे बिहाफ पे, बाकी बच्चे लोगों के लिए। So if a superior gives you an illegal act or illegal order, does not completely exclude the criminal liability, so then you are not fully punishable for that offense. You are mitigating factor for the lesser punishment for that. सजा होगी लेकिन थोड़ा सा लेसर पनिशमेंट होगा कि चूंकि आपने कंप्लायंस किया ऑर्डर का। Yes, sir. गुड फेथ इन सारे सेक्शंस की आत्मा है, तो आपको पहला ही शब्द गुड फेथ का बोलना है वहां पर, और फिर बाकी चीजें। नाउ कम बैक टू जस्टिफाइड बाय लॉ। अब मान लीजिए ए को लगता है कि बी जो है सी को मार रहा है, और बी सी को नहीं मार रहा, बी जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा। तो ए मे हैव जस्टिफिकेशन टू इंटरवीन और नॉट? सोच के बताइए, व्हाट इज जस्टिफाइड बाय लॉ इन टर्म्स ऑफ, क्या नए वाले में क्या कर दिया इसको जस्टिफाइड बाय लॉ को? Sir, justified by law is if a person do any act which he is not authorized,
but though he believed that he is justified by law. हाँ, मैंने 211 वो गुड फेथ का था। आपका नए वाले जो सेक्शन है ना, वो अजब इत्तिफाक है, पढ़ाने वाले के लिए भी फर्स्ट टाइम है नया क्रिमिनल लॉ, और पढ़ने वालों के लिए, टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए पहला ही ओकेजन है। तो ऐसा रेयर चांस होता है। तो मुझे भी अभी याद नहीं हुआ है ये जो सेक्शन 76 था, नाउ इट इज सेक्शन अब कितना है, 14, एंड दिस जस्टिफाइड बाय लॉ इज नाउ, प्रीवियसली इट वाज सेक्शन 79, नाउ इट इज सेक्शन 17 14 तो बाउंड बाय लॉ हो गया, और जस्टिफाइड बाय लॉ कौन सा सेक्शन है? 17 हाँ, वो उसको याद रखिएगा। तो अब उसी लाइन पे जस्टिफाइड बाय लॉ का उदाहरण दीजिए, जस्टिफाइड बाय लॉ को बोल के सुनाइए। यस प्रकाश। Justified by law means response of a person in a given circumstances within the legal parameters. इसमें गुड फेथ को ऐड करके बोलिए। So justified by law means response of a person in a given circumstance within the legal parameters who is also acting in a good faith. और कोई ट्राई करना चाहेंगे? Sir, am I audible, sir? यस यस। Sir, if a person do any acts which he is not authorized by law, though we believe in good faith that he is just justified by laws. Like if a police officer arrest करने में किसी को जाता है सर, और एक को अरेस्ट करना है, वो बी को अरेस्ट कर लेता है बाय मिस्टेक, तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ होगा सर। क्या ये सही बता रहे हैं? बाकी बच्चे लोग बताइए। एक पुलिस ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा किसी को अरेस्ट करने जाता है, और वो अरेस्ट करके लाता है किसी को, तो बाउंड बाय लॉ है या जस्टिफाइड बाय लॉ है? सर वो एक वो बी को अरेस्ट कर लेता है सर, मैं ये बोला सर। तो एक करने जाता है और बी को अरेस्ट कर लेता है, तो एक की जगह जस्ट 1 सेकेंड, एक ही जगह बी को अरेस्ट किया गया, तो ये जो बी का जो अरेस्ट है, दिस इज ड्यू टू बाउंड बाय लॉ और दिस इज ड्यू टू जस्टिफाइड बाय लॉ? जस्टिफाइड बाय लॉ। बाकी बच्चे लोग भी बताइए। बाउंड बाय लॉ होगा। सर ये बाउंड बाय लॉ, he considers himself to be bound by law, but he is doing the act in good faith due to mistake of fact. To be bound by law in good faith, another person that person to be bound by law will fall under such a 14. ए को अरेस्ट करना है, वो बी को अरेस्ट कर लेता है, तो मिस्टेक क्या हुआ इसमें? So there is mistake of fact. मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। ए को अरेस्ट करना है और बी को अरेस्ट कर लिया, तो क्या मिस्टेक इसमें क्या हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए को अरेस्ट करना है और गलती से बी को अरेस्ट कर लेता है, तो यही तो मिस्टेक है। हाँ, यही तो मिस्टेक है कि अरेस्ट करना था ए को, लेकिन अरेस्ट कर लिया बी को। तो इस तरह का मिस्टेक जो है, तो इस तरह के मिस्टेक से कोई ऑफेंस नहीं होता इफ द एक्ट इज इन ब्लैक फेथ, व्हाइट फेथ। Good faith, care and attention. इफ द एक्ट इज इन गुड फेथ, तो ए की जगह बी को अरेस्ट कर लेना ड्यू टू सम मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अगर जानबूझ के वो करेगा तो फिर उसे सेक्शन 14 का डिफेंस नहीं मिले। जानबूझ के किया हुआ कार्य
किसी और इरादे से क्या गुड फेथ में आ सकता? यस प्रकाश आनंद। Sir, actually, I have a doubt, sir. यस यस प्लीज। Sir, if interviewer is asking me about the provisions, sir, is there any necessity to cite illustration to that, sir? नहीं, इलस्ट्रेशन साइट करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू का सिर्फ बेसिक सा फंडा है कि आप जितना शॉर्ट, स्पेसिफिक और एक्यूरेट बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे तो एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप अभी जस्ट पास आउट किए हैं। लॉ एक एडवांस डिसिप्लिन है। हम लोगों को इतने साल 30 इयर्स तक हो गए, हम लोगों से भी गलतियां हो जाती। तो सेफ अप्रोच है कि आप शॉर्ट बोलें, स्पेसिफिक बोलें, और ये मल्टीपर्पस इसलिए कि उनका भी अननेसेसरी का टाइम बचेगा, वो भी टाइम प्रेशर में नहीं होंगे। और शॉर्ट और स्पेसिफिक बोलते हैं आप, तो अगर किसी बंदे का काम समय से हो जाता है और आप डिले नहीं करते, अब आप वो किसी डिस्कशन में उलझ गए, वो कुछ कर रहे हैं, आप उस पर कुछ और कोट कर रहे हैं, तो जब आप रूम से बाहर निकलते हैं तो बड़ा मतलब उनको फील होता होगा कि देखो झूठ मूठ का ये इतना समय बर्बाद करके चल गया, देखो तो क्या रोल नंबर है, इसको 2 बढ़िया नंबर याद रखेगा। तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन फीलिंग रिएक्ट करता। तो 35 से कम आना उनका रिएक्शन है कि आपने कुछ वैसा किया है इसलिए ऐसा हुआ। आप अनजाने में ही करें, वहां पे आप जो करें वहां पे आपका मिस्टेक ना ही बाउंड बाय लॉ में आएगा ना जस्टिफाइड बाय लॉ में आएगा। वहां पे आपसे अगर मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक इज नॉट ए डिफेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वेदर मिस्टेक इज ए कंप्लीट डिफेंस और एब्सोल्यूट डिफेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बताइए, मिस्टेक इज कंप्लीट और एब्सोल्यूट डिफेंस? यस प्रकाश। Absolute defense. The mistake is not a complete defense. If the mistake is of law, then it's not excusable. But if the mistake is of fact, then it is excusable. Even if it is mistake of a fact, is that a complete defense or an absolute defense? No, sir. Or sir, it's a it must be qualified done in defense? Good faith, sir. No, sir. It must be done in good faith, sir. It has certain conditions and limitations. Yes, sir. If it is without good faith, it's no more a defense. तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? It's neither complete nor absolute defense. It is subject to certain conditions, and one of the most vital condition is green faith. क्या कहेंगे, ग्रीन और व्हाइट फेथ? आई डू नॉट नो, आप लोग बताइए कौन सा फेथ? गुड फेथ। यस, जस्ट थोड़ा सा मैं मजाकिया लहजे में बोल रहा हूँ, ग्रीन फेथ, ब्लैक फेथ। तो अब इन सारे ये चीजें आपसे जाते के साथ ही फर्स्ट राउंड में नहीं पूछ देंगे वो कि जो मिस्टेक है कंप्लीट डिफेंस है या एब्सोल्यूट डिफेंस है। जब मिस्टेक है फैक्ट से पूछा गया और आपने उनको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दिया, तब ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है कि हाउ मच क्लैरिटी यू है। और अगर आपसे डिफिकल्ट या टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहां पे आपको खुश होना है, बिकॉज की प्राइमरी स्टेज आपने पार कर लिया, आप एडवांस स्टेज में बहुत अच्छे नंबरों की तरफ। तो कभी कभी ऐसा भी साइकोलॉजिकल फोर्सेज काम करता है कि आपसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जा रहे हैं और आप मायूस हो गए कि बाकी से तो आसान आसान पूछे गए और हमारे से टेढ़े मेढ़े पूछे जा रहे हैं। तो उन सवालों से आपको कभी घबराना नहीं है, चाहे टेढ़े मेढ़े हो, अपनी अपनी किस्मत। इन चीजों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना। चलिए, जस्टिफाइड बाय लॉ को डिफाइन कीजिए। अगले क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में हम लोग आज बहुत देर तक डिस्कस करते रह गए। बताइए,
जस्टिफाइड बाय लॉ को बताइए। एनी ऑफ यू सेक्शन 17 के बारे में बताइए। मिस्टेक बाय वर्च्यू ऑफ जस्टिफाइड बाय लॉ। नहीं, nobody is ready to answer। अभी तो इतना सारा डिस्कशन हुआ। यस अंकित बताइए। सर जस्टिफाइड बाय लॉ ये सर कि अगर कोई पर्सन है ना वो एक्ट करता है तो इसको एक रीजनेबल मतलब जिस तक में वो बिलीव करता है कि एक्ट करता हूँ कि ये लॉ के द्वारा है ना, मतलब कि दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ And that he has to do such act by virtue of law empowers him to do that, and resulting into a legal justification behind doing those things। राइट। अच्छा, कभी कभी मैं भी तुक्का मारता हूं। इस बार का मेरा तुक्का है कि आपसे पूछा जाएगा पंचनामा। अभी तो आपके इंटरव्यू की भी डेट नहीं आई है, और चलिए एक चांस मैं भी ले लेता हूं। मैं जस्ट अंधेरे में छोड़ा गया तीर है ये मेरा। आप लोग लिखिए, व्हाट इज पंचनामा। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि शायद इस बार इंटरव्यू में पूछा जाएगा। क्या होता पंचनामा का मीनिंग? यस ऋषभ रंजन। Sir, it basically relates when offense is committed, then police officer proceeds to the spot and do the preliminary inquiry for the regions of the death, how many cuts or injury marks present at the spot. So basically, the inquest report in loose terms. प्रकाश आनंद। Well, it is a report prepared by the officer who proceeds to the spot in case of unnatural death, or if a person has been killed by some animal or something else which raises suspicion that something unnatural has happened. In that case, he prepares a report after examining the body and after recording the statements of certain witnesses who are present there. यस अंकित। पंचनामा is just an interest proceeding, which is done by the police officer after informing the executive magistrate with respect to the death of any person which is not natural and which is reasonable suspicion as to the cause of the death. So this is just an inquiry as to why how the death has been done. So this purpose the interest proceeding was done. पंचनामा के बारे में तो हमने बोल दिया, ये यूट्यूब पे भी आएगा। पता नहीं पंचनामा पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अंधेरे में तीर छोड़ दिया, लगेगा तो लगेगा। अब चलिए, ये सब में जो भी है, अब हर कोई गेस करता है कि ये आना चाहिए। रीजन ये है कि पंचनामा के बारे में 29वीं और 30वीं में खूब पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया, 31st में ये नहीं पूछा गया। तो पंचनामा इज ए वेरी वाइटल क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो चूंकि 29वीं और 30वीं में नहीं पूछा गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस बार 31वीं में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि 32वीं में पूछा जाए। अब पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आई डू नॉट नो। ये जस्ट मेरा एक गेस वर्क है। चांसेज हैं कि पूछे जाए। पंचनामा का आंसर
क्या उसमें इंडिपेंडेंट विटनेसेस को भी ज्वाइन कराना होता है ऑफ द लोकेलिटी? जी सर, 2 witnesses. सर ये आप में से किसी ने बताया था अभी? आप में से जो लोगों ने आंसर दिया तो ये बात बताई थी इंडिपेंडेंट विटनेसेस की? नो सर। तो यही आपका, आपने जो आंसर दिया वो एवरेज आंसर, और यही एक शब्द आप ऐड कर देंगे तो आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। इसी से आपके नंबर बनते हैं। मतलब ये सारे आंसर जैसे आप दे रहे हैं हर स्टूडेंट देगा, क्योंकि हर स्टूडेंट क्वालिफाइड है, मेंस क्वालिफाई करके पहुंचा इंटरव्यू तक, तो इट्स रियरली पॉसिबल कि बाकी स्टूडेंट नहीं, वो भी ऐसा ही आंसर देंगे। आपको थोड़ा सा रिफाइन हो जाना, और थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा तो देयर कैन बी नो पंचनामा अनलेस इंडिपेंडेंट, लोकल एंड रिस्पेक्टेबल। अब लोकल कानून में तो हर किसी को विद्वान कहने की परंपरा है। देखते हैं कोर्ट में मेरे विद्वान साथी अधिवक्ता, मेरे विद्वान दोस्त। कानून में की भाषा आप देखते ही होंगे फिल्मों में हर जगह लर्नेड शब्द का इस्तेमाल होता। मैं थोड़ा लाइटर मोड में बोल रहा हूँ। आई हैव मैक्सिमम रेस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ा जस्ट ईज आउट करने के लिए, अब आप लोग भी इंटरव्यू में सहमे से हैं, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए लाइटर मोड में। तो कानून में विद्वान कहने की भी परंपरा है, विद्वान होना भी चाहिए, लेकिन ये जो लोकल विटनेस होता है, अब जैसे विद्वान बनने की परंपरा है तो इन लोकल विटनेस आप देखेंगे कि रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अब हु कैन बी रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इसका कोई लीगल पैरामीटर नहीं है। अगर हम किसी एक को रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी कहें और दूसरे को ना कहें, तो डेट इज ऑल्सो हिट बाय मैंडेट ऑफ आर्टिकल 14 that would amount also unreasonable discrimination. You have a right to discriminate, but that discrimination has to be reasonable. It has, तो अब दो लोकल विटनेस को बुला लिया, इंडिपेंडेंट विटनेस, they are supposed to be respectable. So what is qualification of a respectable person? It is nowhere provided. It depends upon the prudence of पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। बताइए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, होना बेस्ड ऑन द प्रूडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हाँ, तो देखिए जो स्टूडेंट जो नॉर्मल मिस्टेक करते हैं और कॉमन मिस्टेक करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में वो पुलिस अफसर बोल देता, तो पुलिस अफसर बोल के आप खुद को ट्रबल में डाल रहे हैं। वो सीधा अगला सवाल पूछेंगे कि पुलिस अफसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो क्या जरूरत है पुलिस अफसर? आप सीधे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहिए। अब यहाँ पे सो फार एज अननेचुरल डेथ के सर्कमस्टांसेज में जो पुलिस ऑफिसर होता, क्या कैन ही बी कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? पुलिस कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू केस ऑफ अननेचुरल डेथ और सस्पिशियस डेथ, और मजिस्ट्रेट्स होल्ड इंक्वायरी एंड पुलिस असिस्ट द मजिस्ट्रेट। पहले ये सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में था? 170 कितना? 174 to 176। हाँ, अब कौन सा सेक्शन है? 194 वही है।
अब 174 को आप कौन सा सेक्शन बना दिया गया BNSS में? सर 194 to 196। हाँ, तो जो 194 में मजिस्ट्रेट कौन सा होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सर इट्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये 174 की प्रोसीडिंग इन द नेचर ऑफ इंक्वायरी और इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, in the nature of investigation होना चाहिए सर। अंदाज पे इन्वेस्टिगेशन सर। अंदाज पे because before it's blunder, it's there is extremely serious blunder। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए।